बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल का वो मामला जो एक तरीके से देश की राजनीति और राजनीतिज्ञों के मंसूबे, उनके विचारों को आपको दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें आप देखेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की घटना महिलाओं से जुड़ी हुई होती है तो किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ टूट पड़ते हैं उस राज्य में, यहाँ तक कि उस महिला के घर तक पहुँच जाते हैं। कई बार तो करोड़ों रुपए देने की बात भी की जाती है। हालांकि मिलता है या नहीं मिलता है वो बात की बातें होती हैं, लेकिन बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ रेप होता है और जिसमें सुओ मोटो जैसी बातें निकल के आती है। सुओ मोटो होता क्या है आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिना किसी याचिका के खुद किसी घटना पर सुनवाई करना तय करता है तो उसे सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान कहा जाता है। कोर्ट ऐसा तब करती है जब उसे मीडिया या किसी अन्य तरह से जानकारी मिलती है कि मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस तरह कोर्ट को यह विशेष अधिकार मिल जाता है जिससे वे अपने विवेक से किसी मामले में कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सब मिला जुला कर एक घटना होती है। आपको बताते हैं कि घटनाक्रम क्या है। घटना है पश्चिम बंगाल की। एक महिला नर्स कहें, डॉक्टर कहें, जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को खुद नोटिस लिया है, यानी कि आज ही के दिन, रविवार के दिन नोटिस ले लिया है, अपने संज्ञान में ले लिया है। और अगले दिन 19 अगस्त को क्या है, भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा होने वाले हैं। CBI टीम ने आज राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी कर ली है। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में पूरे देश में, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करेंगे भारत में तो सभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट का आज 9वां दिन है। आपको बता दें कि इस टॉपिक पर आज हम पहली बार वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कई दिनों से चल रहा था और हम इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए थे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर 20 अगस्त को सुनवाई की बात की, वैसे ही हम आपके सामने इसका पूरा विश्लेषण लेकर आ गए हैं पूरे घटनाक्रम की। अब तक अगर इस मामले के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो सब कुछ पता हो जाने वाला है। बात कर रहे थे विपक्षी दलों की, जैसे कि हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार होती है वहाँ किसी भी प्रकार की महिलाओं के साथ घटना घटती है तो पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस टूट पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी जघन्य अपराध आपको हम बताएंगे कि महिला के साथ कितनी बर्बरता की गई है, उस सारी घटना को आपके साथ शेयर करेंगे। और उस घटना पर उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही वहाँ पर जा रहा है, ना ही उस परिवार वाले से मिल रहा है, ना बच्ची से मिल रहा है। और मतलब गजब का खेला हो रहा है। बच्ची तो आज है नहीं दुनिया में, लेकिन चीज़ें अगर हम आपको बताएं तो जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपोर्ट में अगर कोई बोल भी रहा है तो ऐसे बोल रहा है जिसमें ममता बनर्जी को बचा लिया जाए। तो सब मिला जुला कर देश में सिर्फ पॉलिटिक्स होता है, ना कोई महिलाओं के हितों के लिए काम कर रहा है, ना कोई महिलाओं के समर्थन में खड़ा है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसे हम CFSL के नाम से जानते हैं, से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम यह टेस्ट कर रही है। इससे पता चल सकता है कि जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता रही होगी। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन को तेज कर दिया। कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी कर 3 बजे पूछताछ के लिए भी बुलाया। पुलिस ने कहा कि लॉकेट पर ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप हैं। आपको बता दें कि भारत में कोई भी रेप जैसा मामला है तो उसमें जो महिला होती है उसकी पहचान छुपानी होती है। महिला ही नहीं, उसके परिवार वालों की भी पहचान छुपानी होती है। ऐसा हमारे देश में लॉ है, कोर्ट के सख्त आदेश भी हैं। कोलकाता पुलिस ने TMC सांसद सुखेंदु शेखर को भी समन जारी कर
4 बजे के लिए बुलाया था। उन पर भी केस को लेकर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस उस शख्स को या उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, उसको लेकर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है, डॉक्टर्स का भी मानना है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी को भी नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों डॉक्टरों पर केस को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ भी कर रही है। अब तक संदीप घोष ने 36 घंटे की पूछताछ का सामना कर लिया है। 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक कुल 32 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। 17 अगस्त की हम बात करते हैं। 17 अगस्त की देर रात केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा, अब सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय यानी कंट्रोल रूम को फैक्स या ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए देने होंगे। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य प्रत्येक 2 घंटे के हर घटनाक्रम पूरे राज्य में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि देश का जो गृह मंत्रालय होता है वो क्या करता है, पूरे देश की कंट्रोलिंग करता है। अगर देश में कोई बड़ी वारदात हो जाती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही होती है, लेकिन गृह मंत्रालय भारत सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि देश में कैसे इतना बड़ा कांड हो गया। तो अब ये है कि सारी घटनाक्रम हर 2 घंटे पर देनी होगी। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास 18 अगस्त से यानी कि आज ही के दिन से भारतीय न्याय संहिता BNS और की धारा 163, इसे पहले हम CRPC की धारा 144 कहते थे, यानी कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 हम 63 कहेंगे, 163, जिसे पहले 144 कहते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि अब धारा 144 कहीं नहीं लगेगी, अब धारा 163 लगेगी, वो भी भारतीय न्याय संहिता की। ठीक है। इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों यानी कि 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन नहीं करना है, उस पर रोक लगाई गई है। 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाले किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यहीं निर्भया कांड एक दिल्ली का ऐसा मामला था जिसमें रेप जैसे मामलों में कई उसके बाद कानून पारित किए गए। निर्भया की मां ने भी कुछ शब्द कहे हैं। 2012 से अब तक कुछ नहीं बदला है। ममता अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। वे इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा निर्भया की मां ने कहा है। ममता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें हैवानियत करने वालों को अदालत से तत्काल सजा दिलाने को लेकर गंभीर नहीं होंगे, तब तक आए दिन देश में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। वहीं अस्पतालों में रात के समय काम करने वाली महिलाओं कर्मचारियों के लिए रात्रि साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने करने की घोषणा कर सकती है। इसका मतलब है कि महिला कर्मचारियों के साथ उनका कोई साथी रहेगा, वे अकेली ड्यूटी पर नहीं रहेंगे। महिला डॉक्टरों और नर्सों को 12 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी नाइट ड्यूटी भी कम की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 100 और 112 यानी कि 100 और 112 शुरू करने की बात की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा जांच जरूरी होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे भारत देश के अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में OPD यानी कि जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, इमरजेंसी को छोड़कर दूसरी सर्जरी और IPD सेवाएं बंद रहने से सैकड़ों मरीज परेशान हैं। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विस चालू है, बाकी सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं पूरे देश में। दिल्ली में रोजाना करीब 1 लाख से अधिक मरीजों को उपचार के बिना अस्पतालों से लौटना पड़ रहा है। हर रोज़ लगभग 250 से 300 सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। पिछले 6 दिन में करीब 6 लाख से अधिक मरीज इलाज नहीं करा सके हैं, जबकि करीब 2500 से ज़्यादा सर्जरी नहीं की गई है। लगातार न्याय चाहिए तो अस्पताल आ जाओ और इलाज चाहिए तो शाम को क्लिनिक आ जाना, ऐसे भी कोट्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं अस्पताल में तो यानी कि सरकारी अस्पताल में तो हड़ताल पर हैं, लेकिन इलाज वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर कर ले रहे हैं या किसी दूसरे प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर कर ले रहे हैं, यानी कि आरोप भी ऐसे लग रहे हैं। खैर, डॉक्टर्स का जो एक तरह से विरोध प्रदर्शन है कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मरीजों का भी ध्यान इनको करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने 17 अगस्त को एक बयान जारी किया है। उसमें कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। केंद्र के फैसले के बाद आईएमए ने भी बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है आईएमए सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी सभी स्टेट ब्रांच से सलाह लेने के बाद जवाब देगा। हम हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी स्टेटमेंट की स्टडी भी कर रहे हैं। आईएमए चीफ जो है उन्होंने बोला, जिनका नाम है डॉक्टर अशोकन, इन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती है। हम जीवन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह मौलिक अधिकार है। हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। मामले में उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में महिलाओं की सुरक्षा की बात भी कही थी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जो टाइमलाइन थी उनकी अगर हम बात करेंगे तो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। उनकी अर्धनग्न बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिल जाती है। दोनों आँखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल भी शुरू हुई। 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने रेप हत्या की बात भी कबूल कर ली है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए कानून बनाने और घटना की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन भी तेज कर दिया। 12 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति भी कर ली जाती है और ये भी विवाद बन जाता है कि एक तरफ आप इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको नियुक्ति मिल जाती है। इससे ममता बनर्जी के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि वो इस रेप कांड को दबाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें संलग्न लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी लगाई गई। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया। कहा 5 दिन में पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे में तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिसे हम फोरडा कहते हैं यानी कि FORDA, इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। 14 अगस्त को सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया। देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ आरजी कर अस्पताल पहुंची और हिंसा और तोड़फोड़ करने लगी। 15 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। 12 उपद्रवियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं 15 अगस्त की घटना होती है। हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन तेज हुए। FORDA ने भी हड़ताल फिर से शुरू कर दी, जो हड़ताल बंद कर दी गई थी। IMA ने भी ऐलान किया कि 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। 16 अगस्त की घटना होती है कि सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। सीएम ममता ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग पर रैली भी निकाली, जबकि इनकी रैली को लेकर सवाल किए जा रहे हैं देश की जनता द्वारा कि एक तरफ तो आप रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के लोग रेपिस्ट के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं और इस प्रकार से आपका रैली निकालना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, क्योंकि मामला आपके हाथ से निकलकर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अस्पताल में हिंसा को लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई। 16 अगस्त की ये घटना है। 16 अगस्त को हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया। 17 अगस्त IMA के कहने पर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की। सिर्फ ICU और इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं। इस प्रकार से लगातार घटनाक्रम बढ़ता रहा और कहीं ना कहीं देश में जो डॉक्टर्स हैं उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें आक्रोश पैदा कर रही थी। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं देश एक तरह से कहा जाए कि लोगों के अंदर संदेह बना हुआ है कि क्या राजनीतिक दल सिर्फ अपने लाभ के लिए, अगर वहाँ पर लाभ मिलता है तो महिला का सपोर्ट करेंगे, लाभ नहीं मिलता है तो मुंह पर पट्टी लगाकर ताला और चाबी लॉक लगाकर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर में 6 वजहों से कटघरे में ममता की पुलिस हो जाती है और आक्रोश क्यों शांत नहीं हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ तक कि महिला जो मिली थी, जिस महिला के साथ ये बर्बरता हुई थी, उसकी टांगें टूट गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में 151 मिलीग्राम सीमन प्राप्त होने की बातें भी आई थी।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों के शामिल होने की आशंका भी जाहिर की गई थी। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा कर दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के प्राइवेट पार्ट में जो डॉक्टर थी, जो महिला डॉक्टर थी जिसके साथ रेप हुआ, उन्होंने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन मिला, जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अब सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। यानी कि लोगों का ये कहना है कि सरकार और पुलिस उन लोगों को बचा रही है जो लोग सामूहिक रूप से ये बलात्कार किए हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने सबसे पहले फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता परिवार वालों को लगता है। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरू में अस्पताल के अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी है। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर्ड कर लिया। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर्स के पिता और मां की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस के क्या कनेक्शन है, इस पर भी कई बातें निकल के आ रही हैं। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य बातें भी कोलकाता पुलिस से आरोपी के मजबूत कनेक्शन की इस ओर इशारा कर रही हैं। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सिविक वॉलंटियर के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपये मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा है। वह कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में रहता था। कुछ समय से वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। घटना वाले दिन भी पुलिस की चौकी से ही गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया है। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी का कहना है कि पीड़िता के वजाइना में 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया है। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर्स को मारा गया है वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता भी करने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई, पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए
कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी शामिल था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सब कुछ चीज़ें हमने आपको बताई, किस प्रकार से महिला के साथ घटनाक्रम हुआ था। सीसीटीवी में संजय करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए भी दिखाई दिया था और जब वो बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था और जब गया था तो उसके गले में ईयरफोन था। इस कारण से उस पर ज़्यादा शक गहराया और अंजाम देने के बाद वो पुलिस बैरक में जाकर बैठ जाता है और उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ़ किए। संजय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसे कोई पछतावा भी नहीं था। उसने बेफिक्री से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी भी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे थे। इस प्रकार की घटनाक्रम के बाद कई चीज़ें शामिल हुई, कई चीज़ें निकलीं और आखिर में पिता को अंदर जाने की जब इजाज़त मिलती है तो उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी है। इस प्रकार से कई घटनाक्रम बढ़ते गए। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बातें कही थी, शुरुआत में हमने आपको उन सब चीज़ों को बता दिया, किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। घटना की रात अस्पताल में 5 लोग ड्यूटी पर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यही पता करना होगा कि घटने में कितने लोग शामिल थे। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटना स्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करना सीबीआई के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जब तक कि उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ममता सरकार से नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर पाएगी। कुल मिलाजुला कर कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। 20 अगस्त पर सुनवाई होने वाली है और सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई, शुरू से घटनाक्रम को बताया, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश की है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में जो भी पूरा घटनाक्रम था, 20 अगस्त को सुनवाई के बाद जो भी घटनाक्रम होंगे भविष्य में उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। आप ऐसे व्यवहार करिए कि महिलाओं को आपसे डर ना लगे। महिलाओं की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ही नहीं, आपका नैतिक धर्म भी होता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।